अब भी एक जिद थी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं माँ हूँ और माँ कभी घोंसले में बैठकर अपने बच्चों को यूं मरता नहीं देख सकती। अगर इनको बचाना है तो मुझे लड़ना होगा, बीमारी से भी, अकेलेपन से भी और इस जंगल की बेरहमी से भी। लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूमता रहा। क्या ये कल सुबह मेरी... बिना वक्त गवाए दोनों उड़ चले। जंगल के भीतर झाड़ियों के पीछे एक पुराना सा बिल था। बाहर लगे बोर्ड पर लाल निशान से पता चल गया, यही डॉक्टर का घर है। डॉक्टर साहब, जल्दी बाहर आइए। एक माँ के बच्चे बीमार हैं, बहुत बुरे हाल में हैं। कुछ पल बाद डॉक्टर चिंटू बाहर आए। कितने दिनों से बीमार है? 2 दिन से, लेकिन रात में हालत और बिगड़ गई। ले चलो मुझे, मैं खुद देखूंगा। कुछ देर में तीनों घोंसले पर पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चों को चेक कर लिया। ये साधारण बुखार नहीं है, ये वायरल है। बच्चों के शरीर में लड़ने की ताकत नहीं बची है। तो क्या ये मर जाएंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं दवा दूंगा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बच जाएंगे, पर मैं कोई गारंटी नहीं देता। तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारे पास उम्मीद होनी चाहिए। मैं दवा दे सकता हूँ बहन, चमत्कार नहीं। जब शरीर साथ नहीं देता तो दवा भी हार जाती है। अब ये तेरी ममता और भगवान की मर्जी पर है। चिकी जानती थी अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा था। वो निकल पड़ी एक उम्मीद में। वो जा रही थी उस पेड़ की ओर जो जंगल के बीचों बीच सबसे ऊंचा था। एक ऐसा स्थान जिसे पक्षी शांत शिखर कहते थे। वहां कोई शिकारी नहीं आता, न चीलें बैठती हैं, न कौवे मंडराते। ये कोई आम डाल नहीं थी, ये वो जगह थी जहां आकाश और आत्मा एक हो जाते हैं, जहां हर पत्ता, हर हवा, हर किरण साक्षात ब्रह्मांड की भाषा बोलती है। चिकी वहां पहुंची, कांपती, थकी हुई लेकिन जिंदा उम्मीद से भरी हुई। उसने आंखें बंद की और गहराई से सांस ली। हे ब्रह्मांड, मैं तुझसे मांगने नहीं आई, मैं तेरे आगे झोली नहीं फैला रही, मैं तुझसे लड़ने आई हूँ अपने बच्चों के लिए। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। मैं एक चिड़िया हूँ, हाँ मामूली, पर मेरी ममता मामूली नहीं। तूने मुझे पंख दिए हैं, लेकिन आज मैं उनसे आसमान नहीं, तुझसे जवाब मांग रही हूँ। क्यों मेरे बच्चों को तूने इस बुखार की आग में झोंका? तू ही बता। उसने आकाश की ओर देखा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज पत्थर तोड़ देने वाली थी। तू सब देखता है ना, तो देख देख मेरे बच्चों की तड़प। अगर तेरे नियमों में न्याय बाकी है, अगर इस जंगल में जीवन के लिए कोई जगह है, तो मेरे बच्चों को लौटा दे, वरना इस शांत शिखर से एक मरे हुए माँ की चीख उठेगी जो पीढ़ियों तक गूंजेगी। बाद उसने आंखें बंद की और गहराई से सांस ली। हे ब्रह्मांड, मैं तुझसे मांगने नहीं आई, मैं तेरे आगे झोली नहीं फैला रही, मैं तुझसे लड़ने आई हूँ अपने बच्चों के लिए। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। मैं एक चिड़िया हूँ, हाँ मामूली, पर मेरी ममता मामूली नहीं। तूने मुझे पंख दिए हैं, लेकिन आज मैं उनसे आसमान नहीं, तुझसे जवाब मांग रही हूँ। क्यों मेरे बच्चों को तूने इस बुखार की आग में झोंका? तू ही बता। उसने आकाश की ओर देखा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज पत्थर तोड़ देने वाली थी। तू सब देखता है ना, तो देख देख मेरे बच्चों की तड़प। अगर तेरे नियमों में न्याय बाकी है, अगर इस जंगल में जीवन के लिए कोई जगह है, तो मेरे बच्चों को लौटा दे, वरना इस शांत शिखर से एक मरे हुए माँ की चीख उठेगी जो पीढ़ियों तक गूंजेगी। बाद में चिकी जिस पेड़ पर बैठी हुई थी, वह पेड़ बोलने लगा। जाओ, अब देखो। घोंसले के भीतर 2 नन्हे बच्चे, चिंकू और पिंकू, भूख के मारे बिलख रहे थे। मम्मा, भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा मम्मा? पेट में कुछ नहीं है मम्मा, कुछ ला दो ना। चिकी की आंखें भर आईं।
हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मेरे बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। भीगूंगी, गिरूंगी, चाहे जो हो, लेकिन इन्हें भूखा नहीं देख सकती। रुको मेरे लाल, मम्मा कुछ ले आएगी, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। परंतु एक बात याद रखना, जब तक मैं नहीं आऊं, घोंसले में से बाहर भी मत देखना। हाँ, बाहर भी मत निकलना, समझ गए ना? अब इन दो बच्चों की माँ घर पर नहीं थी और बच्चे घोंसले में अकेले थे। उनके लिए यह पहली बारिश थी जो उन्हें किसी अजूबे से कम नहीं लग रही थी। चिंकू बार बार गर्दन बाहर निकाल कर देख रहा था। अरे ओ पिंकू, सुन रे, ये क्या चीज ऊपर से टपक टपक गिर रही है? कोई रो रहा है क्या? पिंकू घोंसले के कोने में दुबक कर बैठा था। अबे मूर्ख, रोने की आवाज नहीं है ये, बारिश है बारिश, आसमान बरस रहा है। पर ये आवाज कितनी डरावनी है। और पानी, इतना सारा पानी कहाँ से आता है रे? मत देख बाहर, मम्मा ने कहा था बिजली चमकी तो घोंसले समेत भस्म हो जाओगे। चिंकू सहम गया। हवा के साथ पानी की बौछारें घोंसले तक पहुंचने लगी थी। दोनों भीगने लगे। मम्मा कब आएगी पिंकू? भूख लग रही है यार, और डर भी। पिंकू कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में चिंता थी। मम्मा ने कहा था कि अगर मैं देर से लौटूं तो घबराना मत, चुपचाप बैठे रहना। डर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता। चिड़िया खाना लेने के लिए चली जाती है। चिकी चिड़िया को जंगल में कुछ गेहूं मिले। उसने वो गेहूं को अपनी पतली टांगों से पकड़ा और तेज बारिश में फिर से बच्चों के पास लौटने की ठान ली। बारिश और हवा में अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया था। उसे ना चाहते हुए भी एक पेड़ की डाल पर बैठना पड़ा। हे राम, बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला है और ये बारिश बढ़ती ही जा रही है। यदि बारिश थोड़ी सी भी कम हो तो मैं सीधी दौड़ती हुई उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊंगी। तभी बगल की डाली पर टोनी तोता फुर्र से आकर बैठा। अरे टुनी बहन, तू यहाँ क्या कर रही है इस तूफानी बारिश में? तुम्हें होश भी है कि बच्चे अकेले हैं? टोनी भाई, क्या करूं, उड़ नहीं पा रही, पंख गीले हो गए हैं। बहन, कल की बात बताऊं, मैं कबूतर बहन के घोंसले के पास से जा रहा था। क्या हुआ वहाँ? बहन, एक सांप आया था, बहुत लंबा और काला। चुपचाप डालियों के पीछे पीछे सरकता हुआ सीधा घोंसले तक पहुंच गया। फिर किसी ने देखा नहीं? मैंने देखा, मैं ऊपर ही उड़ रहा था। जब देखा कि सांप कबूतर के बच्चों के ऊपर झपटा, मैं चीखा जोर से, सांप सांप। सब पक्षी इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दो बच्चों को निगल गया बहन। चिकी सन्न रह गई। टोनी का चेहरा भावुक हो उठा। और जब कबूतर बहन आई ना, वो तो जैसे पगला गई थी। अपने घोंसले के पास आई तो देखा कि एक बच्चा खून से लथपथ पड़ा है और दो तो दिख ही नहीं रहे थे। वो बार बार पुकार रही थी, मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहाँ चले गए तुम? उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अपने बचे हुए एक बच्चे को उसने पंखों में दबा लिया और फिर चुपचाप बैठ गई, जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो उसकी। मैं बता नहीं सकता कितना दर्द था उस माँ की आंखों में। टोनी की आंखें भर आईं। टोनी बोला, तू समझ रही है ना बहन, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, भूख से तड़पते शिकारी भी लाती है। जल्दी निकल, पेड़ों की आड़ लेकर जा, मत रुक अब। चिकी चिड़िया उड़ती है और अपने घर की ओर जाती है। एक दिन जंगल में बड़ा तूफान आया। सारे जानवर डर गए और अपने अपने बिलों में छिप गए। तभी जंगल के राजा शेर राजा ने कहा, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। सारे जानवर उसकी बात मान गए। तूफान के बाद पेड़ टूट गए थे और खाना ढूंढना मुश्किल हो गया था। बंदर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फल इकट्ठा करना शुरू किया और खरगोश ने सबके लिए गाजर जमा करना शुरू किया। हाथी ने अपना विशाल शरीर प्रयोग कर पेड़ों को सीधा किया और चिड़िया ने आकाश से निगरानी रखी। तूफान से बुरा हाल हो गए जंगल को।
सभी जानवरों ने मिलकर फिर से सुंदर बना दिए। वे सब मिलकर गाने गाते, खेलते और हंसी मजाक करते रहते थे। जंगल के राजा शेर ने कहा, यह हमारी एकता का ही नतीजा है कि हम इतनी जल्दी सब ठीक कर पाए। जब तक हम साथ हैं, हमें कोई भी हार नहीं सकता। जंगल फिर से खुशहाल और सुरक्षित हो गया था और सभी जानवरों ने मिलकर यह तय किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और हंसी खुशी से रहेंगे। इस तरह जादुई जंगल में हर दिन एक नया त्योहार होता और सब मिलकर खुशियां मनाते। क्या चल रहा है नागराज? मुझे भूख लग रही है, मगर मुझे खाने का कोई शिकार ही नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? ओहो दादा, ज्यादा कुछ ना है। मैंने सुना है कि नदी में कुछ स्वादिष्ट मछलियाँ हैं। मैं कुछ मछलियाँ पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ मोगेम्बो। मैं बहुत तेज नहीं हूँ, लेकिन मैं चुपके से उनका पीछा करके तुम्हारी तरफ खदेड़ दूंगा और मैं अपनी तेज रफ्तार से मछली को कंफ्यूज कर सकता हूँ। अरे कबीरा, क्या तुमने खबर सुनी है? अरे मोमो, कहाँ खबर लाए हो? मैंने सुना है कि जानवरों का एक नया समूह है जो अभी जंगल में अपने इलाके में घुसा है। अच्छा, क्या तू जाना तू कौन सा जानवर है? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वे वास्तव में मजबूत और शक्तिशाली हैं। हमें सावधान रहना चाहिए, हम उनके साथ किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहते। चिंता मत करो पिंकी, हम खुद को संभाल सकते हैं, लेकिन हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन क्या तुमने उनको कहीं देखा है? अभी नहीं, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। वे किसी भी कोने में छिप सकते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। अगर हमें अपनी जान और अपने घर दोनों बचाने हैं तो कोई तगड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या होगा अगर हम पूरे जंगल में चौकियों का एक नेटवर्क बना दें? इस तरह हम किसी भी खतरे पर नजर रख सकते हैं। यह एक बहुत अच्छा आइडिया है मोमो। मैं पेड़ों की ऊंचाई पर चौकियां बनाने में मदद कर दूंगा और चीकू और मैं बारी बारी से उन पर नजर रख सकते हैं और मैं अपनी चालाकी से उनकी जानकारी निकाल लूंगी। और मैं जरूरत पड़ने पर अपने जहर से उनके ऊपर हमला कर दूंगा। तो यह तय हो गया है, आओ हम सब मिलकर तैयारी करते हैं। La 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 la.
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली खूबसूरत कहानी के साथ। मिठू तोता और रानू चिड़िया सुबह से बैठे हुए थे। तोते भैया अब चलें, ये किसान तो घर जाएगा नहीं और ना ही हम किसान की मकई खा सकते हैं। रानू चिड़िया, लेकिन वो कालू कौवा कैसे हर रोज किसान की मकई ले जाता है? वो कल भी मेरे सामने किसान की मकई खा रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगा ये किसान के खेत से लाया हूँ। वो एक नंबर का चोर है, किसी न किसी तरह वो मकई चोरी करके ले जाता होगा। किसान खेत में काम कर रहा था और चिड़िया और तोता बिना मकई खाए ही जंगल वापस चले जाते हैं। भी तोते और चिड़िया, बताओ क्या आज तुमने किसान के खेत से मकई खाई है? ना, हम तो सुबह से दोपहर तक पेड़ पर बैठे रहे, लेकिन वो किसान है कि घर गया ही नहीं और हम थक हार कर बिना मकई खाए ही जंगल लौट आए। मैं तो जा रहा हूँ, पेट भर मकई खाऊंगा भी और अपने साथ भी लेकर आऊंगा। कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। कालू कौवा किसान के खेत में जाकर किसान से कहता है, किसान, तुम्हें तुम्हारी पत्नी घर बुला रही है, तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं। अच्छा, तो मैं जल्दी से घर जाता हूँ। काफी शुक्रिया जो तुमने मुझे बता दिया। किसान अपने घर चला जाता है और कौवा मजे मजे से किसान के खेत से मकई खाने लगता है। नहीं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। क्या मेहमान नहीं आए थे? तो फिर उस काले कौवे ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कौवा झूठा है, मैंने तो उसे नहीं भेजा। कौवा पेट भरकर मकई खाता है और कुछ मकई अपने साथ लेकर वापस जंगल लौट जाता है। कौवे, एक मकई का भुट्टा मुझे भी दे दो। ना, मैं तो मकई का भुट्टा किसी को नहीं दूंगा, बहुत मुश्किल से लाया हूँ मैं। कौवा चिड़िया के सामने बैठकर मकई का भुट्टा खा रहा था और चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था। दूसरे दिन कौवा फिर से किसान के खेत में जाता है और किसान से कहता है, किसान, मैं अभी तुम्हारे घर से आया हूँ, तुम्हारे बेटे को तेज बुखार है, जल्दी से घर जाओ। कौवे की बात सुनकर किसान घबरा जाता है और कुछ सोचे बिना अपने घर भाग जाता है और कौवा मजे से मकई खाने लगता है।
कहाँ है मेरा मुन्ना? मुन्ना तो बाहर खेलने गया हुआ है। क्या मेरा मुन्ना ठीक है? हाँ, मुन्ना तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसका मतलब आज फिर उस शरारती कौवे ने मुझसे शरारत की है। उसने मुझसे कहा कि मेरे मुन्ने को बुखार है, मैं जल्दी घर जाऊं। वो कौवा जरूर आपको घर भेजकर खेत से फसल खाता होगा। मैं कल देखूंगा वो कौवा कैसे मुझे उल्लू बनाकर मेरे खेत से मेरी फसल खाता है। कौवा जंगल जाकर बहुत खुश था। वो जो मकई अपने साथ लाया था वो तोते और कबूतर के सामने बैठकर खाता है। वाह, मजा ही आ गया। ये मकई तो बहुत स्वादिष्ट है। यार कौवे, थोड़ी सी मकई मुझे भी दे दो। हाँ ठीक है, अगर तुम मेरे घर का काम कर दो तो मैं तुम्हें भी मकई दे सकता हूँ। मैं भी करूँगा, मैं भी कभी आपके घर का सारा काम करूँगा। मुझे भी मकई दे देना। ठीक है, तो फिर जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। कौवा कबूतर और तोते को अपने घर ले जाता है। तोते, तुम जल्दी से मेरे घर की सफाई सुथराई कर दो, और कबूतर तुम जल्दी से मेरे सारे बर्तन धो दो, फिर मैं तुम दोनों को मकई दूंगा। फिर कबूतर अपने काम में लग जाता है और तोता कौवे के घर की सफाई सुथराई करने लगता है। दोनों अपना अपना काम खत्म कर देते हैं। कौवे, मैंने काम कर दिया है, अब मुझे मकई दे दो। मैंने भी काम कर लिया है, मुझे भी मकई दो। कौन सी मकई? चलो भाग जाओ यहाँ से तुम दोनों, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम धोखेबाज हो, तुमने धोखे से हमसे अपना काम करवाया और अब हमें भूखे ही भेज रहे हो। कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। कौवा हर रोज की तरह अगले दिन भी किसान को पागल बनाने के लिए किसान के खेत में चला जाता है। कौवा किसान के पास जाता है और किसान से कहता है, किसान, मैं अभी अभी देख कर आया हूँ, तुम्हारी गाय जंगल की तरफ जा रही है, शायद उसकी रस्सी टूट गई होगी। मेरी गाय को तो शेर खा जाएगा। कौवे, मैं जल्दी से जाकर अपनी गाय को बचाता हूँ। किसान वहाँ से जाता है, लेकिन आज किसान थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौवा किसान के खेत में जाकर मकई खाने लगता है। तो ये कौवे का बच्चा इसलिए मुझे हर रोज किसी न किसी तरह खेत से भेज देता है। जब तक मेरे पास बड़ा दिमाग है, मुझे किसान की फसल खाने से कोई नहीं रोक सकता। किसान के पास बंदूक थी। किसान बंदूक चलाता है और गोली सीधी जाकर कौवे की टांग पर लगती है। कौवा बहुत मुश्किल से वहाँ से भागता है और किसी न किसी तरह अपने जंगल वापस पहुँच जाता है। वो अपने घर के बाहर आकर गिर जाता है। मर गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली खूबसूरत कहानी के साथ।